हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो आज आगे उससे हम कवर करते हैं। जैसे एक बार थोड़ा सा पीछे का भी क्विक रिविजन सा कर लेते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने बोला था इस चैप्टर के अंदर आपको 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला मैंने बोला था आपको रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा मैंने आपको क्या बोला था, तीसरा मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और चौथा भी मैंने आपको बोला था, वो मैंने आपको क्या बोला था, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि ये रेट क्या होता है। रेट का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका, या तो रिएक्टेंट का हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो 3 तरीके की केमिकल रिएक्शन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। फिर हमने उनके एग्जांपल्स का डिस्कशन किया था, क्या क्या उनके एग्जांपल्स होते हैं। फिर हमने आगे चल के क्या किया था, हमने किया था किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे लिखते हैं। तो एक बार एक एग्जांपल लेकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख कर देख लेते हैं कि कैसे बताया था। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आ जाता है 2A, इससे आपको मिल रहा है 3B प्लस C, और इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल्स टू माइनस डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2dt, इज इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे, प्रोडक्ट आ गया तो प्लस साइन यूज करेंगे, डी बी की कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3dt, इज इक्वल्स टू प्लस डी सी की कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा dt। तो मैंने आपको ये लिखना सिखाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज इससे आगे आगे का स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक सेकेंड, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या क्या यूनिट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। अगर मैं किसी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और जो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर मेजर करते हैं वो करते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में, कैपिटल M, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी मोलर सेकंड इनवर्स। और जो मोलैरिटी होती है उसका भी तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी की भी आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या होती है, ये होती है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ठीक है, यानी कि कोई रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स है वो एक्वस फॉर्म में है, तो उसके लिए उस रिएक्शन की जो रेट होगी, उसकी जो यूनिट्स होंगी वो यही होंगी। अगली बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या आता है आपका, सेकंड आता है फॉर गैसियस सॉल्यूशंस, फॉर गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपके पास गैसियस सॉल्यूशंस आ जाए तो उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिखेंगे, फॉर गैसियस सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस के लिए। गैसियस सॉल्यूशंस के लिए आप लिखते हैं ATM, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है और नीचे टाइम ही रहेगा। तो ATM सेकंड इनवर्स, ATM सेकंड इनवर्स। तो ये होती है आपकी गैसियस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हमें सीखना क्या है, हमें इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एक्सप्रेसिंग द rate of reaction in terms of different reactants and products,
डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसा बोल दे कि स्पेसिफिकली आप किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के लिए केमिकल रिएक्शन के अंदर रेट लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? तो आपको यहाँ पर उस चीज को समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। जब भी रिएक्टेंट की बात होगी, जब भी रिएक्टेंट की बात होगी, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट के लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। कब बनेगा? जब रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी, और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करती जाएगी? वो इंक्रीज करती जाएगी। तब क्या होगा? तब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट जब की कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसअपीयर। तो इसलिए हम रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन भी इसी को ही बोला जाता है। ये भी रिएक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए क्या क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट के लिए फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ, भाई जब रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है यानी कि गायब हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। या फिर हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। अपीयरेंस की जगह हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन। क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मेशन। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन। क्या यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये तीनों नाम आपको क्वेश्चन के अंदर बार बार यूज मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली रेट कैसे लिख सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस B, और इससे मुझे मिल रहा है 3C प्लस 2D। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू माइनस डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 2dt इज इक्वल्स टू माइनस डी, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा dt इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आ गया प्लस डी, सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 3dt इज इक्वल्स टू प्लस डी, डी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डी की कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 2dt। तो ये तो हो गई इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मुझे बोल दे कि मुझे स्पेसिफिकली केवल इस ए रिएक्टेंट के लिए रेट लिख के दिखाइए, या मुझे बोल दे कि स्पेसिफिकली सी प्रोडक्ट के लिए मुझे रेट लिख कर दिखाइए, तो आप तब कैसे आप लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, अगर आपका रिएक्टेंट है, तो मैंने अभी बताया आपको रिएक्टेंट क्या होता है? डिसअपीयर। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए लिख रहे हैं? ए के लिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या कैसे लिखी जाएगी? रिएक्टेंट है तो माइनस यूज होगा, डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या मैंने जब यहाँ पर रेट लिखी थी तो यहाँ पर कोफिशिएंट का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट का यूज नहीं किया। तो यही बात चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, पूरी रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं तो आपको कोफिशिएंट्स का यूज करना है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के लिए रेट लिखेंगे, यानी कि स्पेसिफिकली अलग अलग रेट लिखेंगे सबके लिए, तब आपको क्या करना है? तब आपको कभी भी कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास अगला आ गया, अगला क्या है मेरे पास? अगला रिएक्टेंट है बी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए भी हम सेम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी।
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगी, माइनस डी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। ठीक है, कोफिशिएंट का यूज करना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब आ गया आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगी, प्लस डी सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। ठीक है, और कोफिशिएंट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही आप डी के लिए लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, डी के लिए आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या आ जाएगा, प्लस डी डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो एक एग्जांपल और करते हैं, चलिए एग्जांपल करते हैं एक। जैसे मेरे पास ऐसा आ जाए, ऐसा कुछ मुझे कोई रिएक्शन दे दे, एग्जांपल नंबर 1 मुझे रिएक्शन दे दी N2, कल भी की थी हमने वाली रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3 और मुझे बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए आप डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब स्पेसिफिकली आप लिख कर दिखाओ। तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू माइनस डी N2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा dt इज इक्वल्स टू माइनस, फिर से रिएक्टेंट आ गया तो DH2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3dt, अपॉन में क्या आएगा 3dt इज इक्वल्स टू प्लस तो हम कहाँ पर थे, हम बोल रहे थे माइनस DN2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस DH2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा 3dt, और फिर उसके बाद आ गया प्रोडक्ट, और P से प्रोडक्ट, और P से क्या आएगा प्लस, तो DNH3 की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2dt। ये तो हो गई कि जब मुझे पूरी रिएक्शन के लिए क्या लिखनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो। अब मुझे स्पेसिफिक लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्पेसिफिकली अगर मुझे लिखनी है तो मैं रिएक्टेंट के लिए तो क्या लिखता हूँ, या तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ कंजप्शन। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूँ N2 के लिए, कैसे लिखी जाएगी N2 के लिए, N2 के लिए लिखा जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या लिखी जाएगी, माइनस डी N2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा dt। फिर क्या आ जाएगा, फिर से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस डी H2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका आ गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए आप लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो क्या आ जाएगा प्लस डी NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा dt, अपॉन में आ जाएगा dt। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर स्पेसिफिकली किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के लिए रेट। अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आपको करके लाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपको मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ 2N2O5 इट गिव्स 4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए आपको
रेट ऑफ रिएक्शन, और स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या लिख के लानी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के लानी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।